द गोल्डन स्टोरीज में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं फणीश्वर नाथ रेणु जी की लिखी कहानी लाल पान की बेगम। क्यों बिरजू की माँ नाच नहीं देखने जाएगी क्या? बिरजू की माँ शकरकंद उबाल कर बैठी मन ही मन कुढ़ रही थी अपने आंगन में। 7 साल का लड़का बिरजू शकरकंद के बदले तमाचे खाकर आंगन में लोट पोट कर सारी तह में मिट्टी मल रहा था। चंपिया के सिर भी चुड़ैल मंडरा रही है। आधे आंगन धूप रहते जो गई है सहुआन की दुकान छोवा गुड़लाने, सो अभी तक नहीं लौटी। दिया पाती की पेला हो आई। आए आज जरा लौट के आए तो। बागड़ बकरे की तह में कुकर माछी लगी थी, इसलिए बेचारा बागड़ रह रहकर कूद फांद कर रहा था। बिरजू की माँ बागड़ पर मन का गुस्सा उतारने का बहाना ढूंढकर निकाल चुकी थी। पिछवाड़ी की मिर्च की फूली गाछ। बागड़ के सिवा और किसने कलेवा किया होगा? बागड़ को मारने के लिए वह मिट्टी का छोटा ढेला उठा चुकी थी कि पड़ोसन मखनी फुआ की पुकार सुनाई पड़ी। क्यों बिरजू की माँ नाच देखने नहीं जाएगी क्या? बिरजू की माँ के आगे नाथ और पीछे पगैया हो तब ना फुआ। गरम गुस्से में बुझी नुकीली बात फुआ की देह में धंस गई और बिरजू की माँ ने हाथ के ढेले को पास ही फेंक दिया। बेचारे बागड़ को कुकर माछी परेशान कर रही है। आय हाय आय, हट हट। बिरजू ने लेटे ही लेटे बागड़ को एक डंडा लगा दिया। बिरजू की माँ की इच्छा हुई कि जाकर उसी डंडे से बिरजू का भूत भगा दे, किंतु नीम के पास खड़ी पन भरियों की खिलखिलाहट सुनकर रुक गई। बोली, ठहर ठहर तो, तेरे बप्पा ने बड़ा हथछुट्टा बना दिया है तुझे। बड़ा हाथ चलता है लोगों पर, ठहर। मखनी फुआ नीम के पास झुकी कमर से घड़ा उतारकर पानी भरकर लौटती पन भरनियों में बिरजू की माँ की बहकी हुई बात का इंसाफ करा रही थी। अरे हाय, जरा देखो तो इस बिरजू की माँ को। 4 मन का पैसा क्या हुआ, धरती पर पांव नहीं पड़ते। इंसाफ करो। खुद अपने मुंह से 8 दिन पहले से ही गांव की गली गली में बोलती फिरती थी। हाँ, इस बार बिरजू के पप्पा ने कहा है बैलगाड़ी पर बिठाकर बलरामपुर का नाच दिखा लाऊंगा। बैल अब अपने घर है तो 1000 गाड़ी मंगनी मिल जाएगी। सो मैंने भी टोक दिया। नाच देखने वाली सब तो ओन पोन कर तैयार हो रही हैं, रसोई पानी कर रही हैं। मेरे मुंह में आग लगे, क्यों मैं टोकने गई। सुनती हो क्या जवाब दिया बिरजू की माँ ने? मखनी फुआ ने अपने पोपले मुंह के होठों को एक और मोड़कर ऐठती हुई बोली निकाली। अरे बोली, बिरजू की मैया के आगे नाथ और पीछे पगहिया हो तब ना आए। जंगी की पुतोहू बिरजू की माँ से नहीं डरती। वे जरा गला खोल कर ही कहती है, अरे ओ फुआ, सर्वे सेटलमेंट के हाकिम के पासा पर फूल छाप किनारी वाली साड़ी पहन के तू भी भट्टा की भेटी चढ़ाती तो तुम्हारे नाम से भी 2-3 बीघा दनहर जमीन का पर्चा कट जाता। फिर तुम्हारे घर भी आज 10 मन सोना बंग पाट होता, जोड़ा बैल खरीदता, फिर आगे नाथ और पीछे सैकड़ों पगहियां झूलती। जंगी की पुतोहू मुंहजोर है, रेलवे स्टेशन के पास की लड़की है। 3 ही महीने हुए गोने की नई बहू होकर आई है और सारे कुरमा टोली की सभी झगड़ालू सांसों से एक आध मोर्चा ले चुकी है। उसका ससुर जंगी दागी चोर है, सी क्लासी है। उसका खसम रंगी कुरमा टोली का नामी लठैत, इसलिए हमेशा सींग खुजाती फिरती जंगी की पुतोहू। बिरजू की माँ के आंगन में जंगी की पुतोहू की गला खोल बोली गुलेल की गोलियों की तरह दनदनाती हुई आई थी। बिरजू की माँ ने एक तीखा जवाब खोज कर निकाला, लेकिन मन मसोस कर रह गई। गोबर की ढेली में कौन ढेला फेंके। जीप के झाले को गले में उतार कर बिरजू की माँ ने अपनी बेटी चंपिया को आवाज दी, अरे चंपिया, अरे ओ चंपिया, आज लौटे तो।
तेरी मूड़ी मरोड़ कर चूल्हे में झोंकती हूँ। दिन दिन बेचाल होती जाती है। गांव में तो अब थिएटर बिस्कोप का गीत गाने वाली पुतोरियां पुतोहू सब आने लगी हैं। कहीं बैठ के बाजे मुरलिया सीख रही होगी। हर जाई। अरे चंपिया, ओ चंपिया, कहाँ मर गई? जंगी की पुतोहू ने बिरजू की माँ की बोली का स्वाद लेकर कमर पर घड़े को संभाला और मटक कर बोली, चल दीदिया, अरे चल चल, इस मोहल्ले में तो लाल पान की बेगम बसती है। नहीं जानती, दोपहर दिन और चौपहर रात बिजली की बत्ती भग भग कर जलती है। भग भग बिजली बत्ती की बात सुनकर ना जाने क्यों सभी खिलखिलाकर हंस पड़ी। फुआ की टूटी हुई दंत पंक्तियों के बीच से एक मीठी गाली निकली, शैतान की नानी। बिरजू की माँ की आंखों पर मानो किसी ने तेज टॉर्च की रोशनी डालकर चौंधिया दिया। भग भग बिजली बत्ती। 3 साल पहले सर्वे कैंप के बाद गांव की जलन डाही औरतों ने एक कहानी गढ़ के फैलाई थी। चंपिया के माँ के आंगन में रात भर बिजली बत्ती भुकभुकाती थी। चंपिया की माँ के आंगन में नाक वाले जूते की छाप घोड़े की टाप की तरह। चलो चलो और चलो। चंपिया की माँ के आंगन में चांदी जैसे पाट सूखते देखकर चलने वाली सब औरतें खलिहान पर सोनाली धान के बोझों को देखकर बैंगन का फुर्ता हो जाएंगी। मिट्टी के बर्तन से टपकते हुए छोवा गुड़ को उंगलियों से चाटती हुई चंपिया आई और माँ के तमाचे खाकर चीख पड़ी, मुझे क्यों मारती है? सहुआइन जल्दी से सौदा नहीं देती है? सहुआइन जल्दी सौदा नहीं देती है कि नानी? एक सहुआइन की दुकान पर मोती झड़ते हैं जो जड़ गाड़ कर बैठी हुई थी। बोलती क्यों नहीं? गले पर लात देकर कल्ला तोड़ दूंगी। हर जाई, जो कभी बाजे मुरलिया गाते सुना। चाल सीखने जाती है ट्यूशन की छोरियों से। बिरजू की माँ ने चुप होकर अपनी आवाज अंदाजी कि उसकी बात जंगी के झोपड़े तक साफ साफ पहुंच गई होगी। बिरजू बीती हुई बातों को भूलकर उठ खड़ा हुआ था और धूल झाड़ते हुए बर्तन से टपकते गुड़ को ललचाई निगाह से देखने लगा था। दीदी के साथ वह भी दुकान जाता तो दीदी उसे भी गुड़ चटाती जरूर। वह शकरकंद के लोभ में रहा और मांगने पर माँ ने शकरकंद के बदले, ए मैया, 1 अंगुली गुड़ दे दे। बिरजू ने तलहती फैलाई। देना मैया 1 रत्ती भर। 1 रत्ती क्यों? उठा के बर्तन को फेंक आती हूँ पिछवाड़े में, जाके चाटना। नहीं बनेगी मीठी रोटी। मीठी रोटी खाने का मन होता है और? बिरजू की माँ ने उबले शकरकंद का सूप रोती हुई चंपिया के सामने रखते हुए कहा, बैठ के छिलके उतार, नहीं तो अभी। 10 साल की चंपिया जानती है शकरकंद छीलते समय कम से कम 12 बार माँ उसे बाल पकड़कर झकझोरेगी, छोटी छोटी खोट निकालकर गालियां देगी। पांव फैलाकर क्यों बैठी है उस तरह, बेलज्जी। चंपिया माँ के गुस्से को जानती है। बिरजू ने इस मौके पर थोड़ी सी खुशामद करके देखा। मैया, मैं भी बैठकर शकरकंद छीलूं? नहीं, माँ ने झिड़की दी। 1 शकरकंद छीलेगा और 3 पेट में। जाके सिद्धू की बहू से कहो, 1 घंटे के लिए कढ़ाई मांग कर ले गई थी तो फिर लौटाने का नाम नहीं। जा जल्दी। मुंह लटकाकर आंगन से निकलते निकलते बिरजू ने शकरकंद और गुड़ पर निगाह दौड़ाई। चंपिया ने अपने झबरे केश की ओर से माँ की ओर देखा और नजर बचाकर चुपके से बिरजू की ओर 1 शकरकंद फेंक दिया। बिरजू भागा। सूरज भगवान डूब गए। दिया बत्ती की बेला हो गई। अभी तक गाड़ी। ओहो। चंपिया बीच में ही बोल उठी, माँ, कोयरी टोले में किसी ने गाड़ी नहीं दी मैया। पप्पा बोले, माँ से कहना सब ठीक ठाक करके तैयार रहे। मलधैया टोली के मियाजन की गाड़ी लाने जा रहा हूँ। सुनते ही बिरजू की माँ का चेहरा उतर गया। लगा छाते की कमानी उतर गई घोड़े से अचानक।
कोयरी टोले में किसी ने गाड़ी मंगनी नहीं दी। तब मिल चुकी गाड़ी। अब अपने आप गांव के लोगों की आंख में पानी नहीं तो मलधैया टोली के मियाँ जिनकी गाड़ी का क्या भरोसा। न 3 में न 13 में। क्या होगा शकरकंद छील कर रख दे उठा के। ये मर्द नाच दिखाएगा, बैलगाड़ी पर चढ़कर नाच दिखाने ले जाएगा। चढ़ चुकी बैलगाड़ी पर, देख चुकी जी भर नाच। पैदल जाने वाली सब पहुंचकर पुरानी हो चुकी। बिरजू छोटी कढ़ाई सिर पर औंधाकर वापस आया। देखती दिया, मिलिट्री टोपी, इस पर 10 लाठी मारने पर भी कुछ नहीं होगा। चंपिया चुपचाप बैठी रही, कुछ बोली नहीं, जरा सी मुस्कुराई भी नहीं। बिरजू ने समझ लिया मैया का गुस्सा अभी उतरा नहीं है पूरे तौर से। मड़ैया के अंदर से बागड़ को बाहर भगाती हुई बिरजू की माँ बड़बड़ाई, कल ही पंचकोड़ी कसाई के हवाले करती हूँ राकस तुझे, हर चीज में मुंह लगाएगा। चंपिया बांध दे बागड़ को, खोल दे गले की घंटी, हमेशा टूनर टूनर, मुझे जरा नहीं सुहाता है। टूनर टूनर सुनते ही बिरजू को सड़क से जाती हुई बैलगाड़ियों की याद हो आई। मैया अभी बबुआन टोले की गाड़ियां नाच देखने जा रही थी, छुनर छुनर बैलों की झुमकी। तुमने सुना? बेसी पक पक मत करो। बागड़ के गले से झुमकी खोलती बोली चंपिया। चंपिया, ए चंपिया, डाल दे चूल्हे में पानी। बप्पा आवे तो कहना कि अपने उड़न जहाज पर चढ़कर नाच दिखाएं। मुझे नाच देखने का शौक नहीं, मुझे जगाइयो मत कोई, मेरा माथा दुख रहा है। मड़ैया के उसारे पर बिरजू ने फिसफिसा के पूछा, क्यों दीदिया, नाच में उड़न जहाज भी उड़ेगा? चटाई पर कथड़ी ओढ़ कर बैठती हुई चंपिया ने बिरजू को चुपचाप अपने पास बैठने का इशारा किया। मुफ्त में मार खाएगा बेचारा। बिरजू ने बहन की कथड़ी में हिस्सा बांटते हुए चुक्की मुक्की लगाई। जोड़े के समय इस तरह घुटने पर ठुड्डी रख कर चुक्की मिक्की लगाना सीख चुका है। उसने चंपिया के कान के पास मुंह ले जाकर कहा, हम लोग नाच देखने नहीं जाएंगे क्या? गांव में एक पंछी भी नहीं है, सब चले गए। चंपिया को तिल भर भी भरोसा नहीं। संझा तारा डूब रहा है। बप्पा अभी तक गाड़ी लेकर नहीं लौटे। 1 महीना पहले से ही मैया कहती थी, बलरामपुर के नाच के दिन मीठी रोटी बनेगी, चंपिया छीट की साड़ी पहनेगी, बिरजू पैंट पहनेगा बैलगाड़ी पर चढ़कर। चंपिया की भीगी पलकों पर एक बूंद आंसू आ गया। बिरजू का भी दिल भर आया। उसने मन ही मन में इमली पर रहने वाले जिन बाबा को एक बैंगन कबूला, गाछ का सबसे पहला बैंगन। उसने खुद जिस पौधे को रोपा है। जल्दी से गाड़ी लेकर बप्पा को भेज दो जिन बाबा। मड़ैया के अंदर बिरजू की माँ चटाई पर पड़ी पड़ी करवटें बदल रही है। पहले से किसी बात का मंसूबा नहीं बांधना चाहिए। भगवान ने मंसूबा तोड़ दिया। उसको सबसे पहले भगवान से पूछना है, यह किस चूक का फल दे रहे हो भोला, किस चूक का फल दे रहे हो? अपने जानते उसने किसी देवता पितर की मान मनोती बाकी नहीं रखी। सर्वे के समय जमीन के लिए जितनी मनोतियाँ की थी, ठीक ही तो। हाँ, महावीर जी का रोड तो बाकी है। हाय रे देव, भूल चूक माफ करो महावीर बाबा, मनोती दूनी करके चढ़ाऊंगी। बिरजू की माँ के मन में रह रहकर जंगी की पुतोहू की बातें चुभती हैं। भग भग बिजली बत्ती, चोरी चमारी करने वाली की बेटी पुतोहू जलेगी नहीं। 5 बीघा जमीन क्या हासिल की है बिरजू के पप्पा ने। गांव की भाई खोखियों की आंखों में किरकिरी पड़ गई है। खेत में पाट लगा देखकर गांव के लोगों की छाती फटने लगी। धरती फोड़कर पाट लगा है। बैसाखी बादलों की तरह उमड़ते आ रहे हैं पाट के पौधे, तो अलान तो फलान। इतनी आंखों की धार भला फसल रहे। जहां 15 मन पाट होना चाहिए, सिर्फ 10 मन पाट काटा पर तोल के ओजन हुआ भगत के यहाँ।
इसमें जलने की क्या बात है भला? बिरजू के बप्पा ने तो पहले ही कुरमा टोली के एक एक आदमी को समझा के कहा, जिंदगी भर मजदूरी करते रह जाओगे, सर्वे का समय हो रहा है, लाठी कड़ी करो तो 2-4 बीघे जमीन हासिल कर सकते हो। सो गांव की किसी पुत खोकी का भतार सर्वे के समय बाबू साहब के खिलाफ खासा भी नहीं। बिरजू के पप्पा को कम सहना पड़ा है। बाबू साहब गुस्से से सर्कस नाच के बाघ की तरह उमड़ते रह गए। उनका बड़ा बेटा घर में आग लगाने की धमकी देकर गया। आखिर बाबू साहब ने अपने सबसे छोटे लड़के को भेजा। बिरजू की माँ को मौसी कह के पुकारा। यह जमीन बाबूजी ने मेरे नाम से खरीदी थी। मेरी पढ़ाई लिखाई उसी जमीन की उपज से चलती है। और भी कितनी बातें। खूब मोहना जानता है उतना जरा सा लड़का। जमींदार का बेटा है कि। चंपिया, बिरजू सो गया क्या? यहाँ आजा बिरजू अंदर। तू भी आजा चंपिया। भला आदमी आए तो एक बार आज। बिरजू के साथ चंपिया अंदर चली गई। ठिबरी बुझा दे। बप्पा बुलावे तो जवाब मत देना, खपच्ची गिरा दे। भला आदमी रे, भला आदमी। मुंह देखो जरा इस मर्द का। बिरजू की माँ दिन रात मंझा ना देती रहती तो ले चुके थे जमीन। रोज आकर माथा पकड़ कर बैठ जाए, मुझे जमीन नहीं लेनी है बिरजू की माँ, मजूरी ही अच्छी। जवाब देती थी बिरजू की माँ खूब सोच समझ के। छोड़ दो, अब तुम्हारा कलेजा ही स्थिर नहीं होता है तो क्या होगा। जोरू जमीन जोर के, नहीं तो किसी और के। बिरजू के बाप पर बहुत तेजी से गुस्सा चढ़ता है, चढ़ता ही जाता है। बिरजू की माँ का भाग ही खराब है जो ऐसा गोबर गणेश घरवाला उसे मिला। कौन सा सोख मिजाज दिया है उसके मर्द ने। कोलू के बैल की तरह खटकर सारी उम्र काट दी इसके यहाँ। कभी एक पैसे की जलेबी भी न ला कर दी उसके खसम ने। पाट का दाम भगत के यहाँ से लेकर बाहर ही बाहर बैल हट्टा चले गए। बिरजू की माँ को एक बार नमरी लोट देखने भी नहीं दिया आँख से। बैल खरीद लाए। उसी दिन से गांव में ढिंढोरा पीटने लगे। बिरजू की माँ इस बार बैलगाड़ी पर चढ़कर नाच देखने जाएगी, दूसरे की गाड़ी के भरोसे नाच दिखाएगा। अंत में उसे अपने आप पर क्रोध हो आया। वह खुद भी कुछ कम नहीं। उसकी जीभ में आग लगे। बैलगाड़ी पर चढ़कर नाच देखने की लालसा किसी कुस्मे में उसके मुंह से निकली थी। भगवान जाने। फिर आज सुबह दोपहर तक किसी न किसी बहाने उसने 18 बार बैलगाड़ी पर नाच देखने की चर्चा छेड़ी है। लो, खूब देखो नाच। कथरी के नीचे दुशाले का सपना। कल भोरे पानी भरने के लिए जब जाएगी, पतली जीभ वाली पतुरिया सब हंसती आएंगी, हंसती जाएंगी। सभी जलते हैं उससे। हाँ भगवान, दाढ़ी जार भी। 2 बच्चों की माँ होकर भी वे जस की तस है। उसका घरवाला उसकी बात में रहता है। वे बालों में गरी का तेल डालती है। उसकी अपनी जमीन है किसी के पास एक घूर जमीन भी। अपने गांव में जलेंगे नहीं। 3 बीघे में धान लगा हुआ है, अघनी। लोगों की बिक दीठ से बचे तब तो। बाहर बैलों की घंटियां सुनाई पड़ी। तीनों सतर्क हो गए, उत्कर्ण होकर सुनते रहे। अपनी ही बैलों की घंटी है, क्यों नहीं चंपिया? चंपिया और बिरजू ने प्राय एक ही साथ कहा। चुप, बिरजू की माँ ने फिसफिसाकर कहा। शायद गाड़ी भी है, घड़घड़ाती है ना। दोनों ने फिर हुंकारी भरी। चुप, गाड़ी नहीं है। तो चुपके से देख तो जा, देख के तो आ चंपी। भाग के जा, जा चुपके चुपके। चंपिया बिल्ली की तरह होले होले पांव से टाट के छेद से झांक आई। हाँ मैया, गाड़ी भी है। बिरजू हड़बड़ाकर उठ बैठा। उसकी माँ ने उसका हाथ पकड़कर सुला दिया। बोले मत। चंपिया भी गुदड़ी के नीचे घुस गई। बाहर बैलगाड़ी खोलने की आवाज हुई। बिरजू के बाप ने बैलों को जोर से डांटा। हा हा हा, आ गए आ गए।
घर आने के लिए छाती फटी जाती थी। बिरजू की माँ ताड़ गई। जरूर मलधैया टोली में गांजे की चिलम चढ़ रही थी। आवाज तो बड़ी खनखनाती हुई निकल रही है। चंपिया, ओ चंपिया, बाहर से पुकार कर कहा उसके बाप ने। बैलों को घास दे दे चंपिया। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। चंपिया के बाप ने आंगन में आकर देखा तो न रोशनी, न चिराग, न चूल्हे में आग। बात क्या है? नाच देखने उतावली होकर पैदल ही चली गई क्या? बिरजू के गले में खसखसाहट हुई और उसने रोकने की पूरी कोशिश भी की, लेकिन खांसी जब शुरू हुई तो पूरे 5 मिनट तक वह खांसता रहा। बिरजू, बेटा बिरज मोहन, बिरजू के बाप ने पुचकार कर बुलाया। मैया गुस्से के मारे सो गई क्या? अरे अभी तो लोग जा ही रहे हैं। बिरजू की माँ के मन में आया कि कसकर जवाब दे। नहीं देखना नाच, लौटा दो गाड़ी। चंपिया, अरे उठती क्यों नहीं? ले, धान की पचसीस रख दे। धान की बालियों का छोटा झब्बा झोपड़े के ओसरे पर रख कर उसने कहा, दिया बालो। बिरजू की माँ उठकर ओसारे पर आई। टेढ़ पहर रात को गाड़ी लाने की क्या जरूरत थी? नाच तो खत्म हो रहा होगा। ढिबरी की रोशनी में धान की बालियों का रंग देखते ही बिरजू की माँ के मन का सब मैल दूर हो गया। धानी रंग उसकी आंखों से उतरकर रोम रोम में खुल गया। नाच अभी शुरू भी नहीं हुआ होगा। अभी अभी बलमपुर के बाबू की संपनी गाड़ी मोहनपुर होटल बंगला के हाकिम साहब को लाने गई है। इस साल आखिरी नाच है। 25 स्टार्ट में खोज दे। अपने खेत का है। अपने खेत का? हुलसते हुए बिरजू की माँ ने पूछा। पक गए धान? नहीं, 10 दिन में आगहन चढ़ते चढ़ते लाल होकर झुक जाएगी सारे खेत की बालियां। मलधैया टोली पर जा रहा था, अपने खेत में धान देखकर आंखें जुड़ा गई। सच कहता हूँ, 25 तोड़ते समय उंगलियां कांप रही थी मेरी। बिरजू ने धान की एक बाली से एक धान लेकर मुंह में डाल लिया और उसकी माँ ने एक हल्की डांट दी। कैसा लुक्कड़ है, इन दुश्मनों के मारे कोई नेम धर्म बचे। क्या हुआ, डांटती क्यों है? 9 वन के पहले ही नया दान जूठा दिया, देखते नहीं? अरे इन लोगों का सब कुछ माफ है। चिराई चुरमुन हैं ये लोग। दोनों के मुंह में 9 वन के पहले नया अन्न न पड़े। इसके बाद चंपिया ने भी धान की बाली से 2 धान लेकर दांतों तले दबाए। ओ मैया, इतना मीठा चावल और गमकता भी है न दीदिया। बिरजू ने फिर मुंह में धान लिया। रोटी वोटी तैयार कर चुकी क्या? बिरजू के बाप ने मुस्कुराकर पूछा। नहीं, मान भरे सुर में बोली बिरजू की माँ। जाने का ठीक ठिकाना नहीं और रोटी बनाती। वाह, खूब हो भाई तुम लोग। जिसके पास बैल है उसे गाड़ी भला मंगनी नहीं मिलेगी? गाड़ी वालों को भी कभी बैल की जरूरत होगी? पूछूंगा तब कोयरी टोलो वालों से। अच्छा चल, ले जल्दी से रोटी बना ले, देर नहीं होगी। अरे टोकरी भर रोटी तो तू पलक मारते बना देती है। 5 रोटियां बनाने में कितनी देर लगेगी भला? अब बिरजू की माँ के होठों पर मुस्कुराहट खुलकर खिलने लगी। उसने नजर बचाकर देखा, बिरजू का बप्पा उसकी ओर एकटक निहार रहा है। चंपिया और बिरजू ना होते तो मन की बात हंसकर खोलने में देर न लगती। चंपिया और बिरजू ने एक दूसरे को देखा और खुशी से उनके चेहरे जगमगा उठे। मैया बेकार गुस्सा हो रही थी ना। अरे ओ चंपी, जरा खेलसार में खड़ी होकर मखनी फुआ को आवाज तो दे। फुआ, ए फुआ, सुनती हो फुआ, मैया बुला रही है। फुआ ने कोई जवाब नहीं दिया, किंतु उसकी बड़बड़ाहट स्पष्ट सुनाई पड़ी। हाँ हाँ, अब फुआ को क्यों गुहारती है? सारे टोले में बस एक फुआ ही तो है, बिना नाथ पघैया वाली। हरी ओ फुआ, बिरजू की माँ ने हंसकर जवाब दिया। उस समय पूरा मान गई थी क्या?
नाथ पगैया वाले को आकर तो देखो, दोपहर रात में गाड़ी लेकर आया है। आ जाओ फुआ, मैं मीठी रोटी पकाना नहीं जानती। अब आ भी जाओ फुआ। फुआ कांपती खांसती आई। इसीलिए घड़ी पहर दिन रहते ही पूछ रही थी कि नाच देखने नहीं जाएगी क्या। कहती तो मैं पहले ही अपनी अंगीठी यहाँ सुलगा जाती। बिरजू की माँ ने फुआ को अंगीठी दिखला दी और कहा, घर में अनाज दाना वगैरह तो कुछ है नहीं, एक भागड़ है और कुछ बर्तन बासन, सो रात भर के लिए यहाँ तंबाकू रख जाती हूँ। अपना हुक्का ले आई हो ना फुआ। फुआ को तंबाकू मिल जाए तो रात भर क्या 5 रात बैठकर जाग सकती है। फुआ ने अंधेरे में टटोल कर तंबाकू का अंदाज किया। ओहो, हाथ खोल कर तंबाकू रखा है बिरजू की माँ ने, और एक वह सहुआइन, राम कहो। उस रात को अफीम की गोली की तरह एक मटर भर तंबाकू रखकर चली गई गुलाब मेले, और कह गई कि डिब्बी भर तंबाकू है। बिरजू की माँ चूल्हा सुलगाने लगी। चंपिया ने शकरकंद को मसल कर गोले बनाए और बिरजू सिर पर कड़ाही औंधा कर अपने बाप को दिखलाने लगा। बप्पा, मिलिट्री टोपी, इस पर 10 लाठी मारने पर भी कुछ नहीं होगा। सभी ठट्ठा कर हंस पड़े। बिरजू की माँ हंसकर बोली, ताके पर 3-4 मोटे शकरकंद है, दे दे बिरजू को चंपिया, बेचारा शाम से ही। बेचारा मत कहो मैया, खूब सचारा है। अब चंपिया चहकने लगी। तुम क्या जानो, कथरी के नीचे मुंह क्यों चल रहा था बाबू साहब का। बिरजू के टूटे दूध के दांतों की फांक से बोली निकली, ब्लैक मार्टिन में 5 शकरकंद खा लिया। सभी फिर ठट्ठाकर हंस पड़े। बिरजू की माँ ने फुआ का मन रखने के लिए पूछा, 1 कनवा गुड़ है, आधा दूं फुआ। फुआ ने गदगद होकर कहा, अरे शकरकंद तो खुद मीठा होता है, उतना क्यों डालेगी भला। जब तक दोनों बैल दाना घास खाकर एक दूसरे की देह को जीभ से चाटे, बिरजू की माँ तैयार हो गई। चंपिया ने छीट की साड़ी पहनी और बिरजू बटन के अभाव में पैंट पर पटसन की डोरी बंधवाने लगा। बिरजू की माँ ने आंगन से निकल गांव की ओर कान लगाकर सुनने की चेष्टा की। इतनी देर भला पैदल जाने वाले रुकेंगे नहीं। पूर्णिमा का चांद सिर पर आ गया है। बिरजू की माँ ने असली रूपा का मांग टीका पहना है आज, पहली बार। बिरजू के पप्पा को क्या हो गया है आज, गाड़ी जोतता क्यों नहीं, मुंह की ओर एकटक देख रहा है, मानो नाच की लाल पान की। गाड़ी पर बैठते ही बिरजू की माँ की देह में एक अजीब गुदगुदी लगने लगी। उसने बांस की पल्ली को पकड़कर कहा, गाड़ी में अभी बहुत जगह है, जरा दाहिनी सड़क से गाड़ी हाँकना। तो बिरजू से नहीं रहा गया। उड़न जहाज की तरह उड़ाओ पप्पा, उड़न जहाज की तरह। गाड़ी जंगी के पिछवाड़े पहुंची। बिरजू की माँ ने कहा, जरा जंगी से पूछो ना, उसकी पुतोहू नाच देखने चली गई क्या। गाड़ी के रुकते ही जंगी के झोपड़े से आती हुई रोने की आवाज़ स्पष्ट हो गई। बिरजू के बप्पा ने पूछा, अरे जंगी भाई, काहे कनरोहट हो रहा है आंगन में। जंगी घूर ताप रहा था। बोला, क्या पूछते हो, रंगी बलरामपुर से लौटा नहीं, पुतोहिया नाच देखने कैसे जाए। आसरा देखते देखते उधर गांव की सभी औरतें चली गईं। अरे ट्यूशन वाली, अरे ओ ट्यूशन वाली, अरे तू रोती काहे है। बिरजू की माँ ने पुकार कर कहा, आजा झट से, आजा झट से कपड़ा पहनकर, सारी गाड़ी खाली पड़ी हुई है। बेचारी, जल्दी आ। बगल के झोपड़े से राधे की बेटी सुनरी ने कहा, काकी गाड़ी में जगह है, मैं भी जाऊंगी। बांस की झाड़ी के उस पार लरेना ख्वास का घर है, उसकी बहू भी नहीं गई है। गिल्ट का झुमकी कड़ा पहनकर झमकती आ रही है।
जा जा, जो बाकी रह गई हैं सब आ जाएं जल्दी। जंगी की पुतोहू, लरेना की बीवी और राधे की बेटी सुनरी तीनों गाड़ी के पास आईं। बैल ने पिछला पैर फेंका। बिरजू के बाप ने एक भद्दी गाली दी। साला, लताड़ मार कर लंगड़ी बनाएगा पुतोहू को। सभी ठट्ठाकर हंस पड़े। बिरजू के बाप ने घूंघट में झुकी दोनों पुतोहुओं को देखा। उसे अपने खेत की झुकी हुई बालियों की याद आ गई। जंगी की पुतोहू का गोना 3 ही मास पहले हुआ है। गोने की रंगीन साड़ी से कड़वे तेल और लठवा सिंदूर की गंध आ रही है। बिरजू की माँ को अपने गोने की याद आई। उसने कपड़े की गठरी से 3 मीठी रोटियां निकाल कर कहा, खा ले एक एक करके, सिमरा के सरकारी कूप में पानी पी लेना। गाड़ी गांव से बाहर होकर धान के खेतों के बगल से जाने लगी। चांदनी, कार्तिक की चांदनी। खेतों से धान के झड़ते फूलों की गंध आती है। बांस की झाड़ी में कहीं दूधी की लता फूली है। जंगी की पुतोहू ने एक बीड़ी सुलगाकर बिरजू की माँ की ओर बढ़ाई। बिरजू की माँ को अचानक याद आई चंपिया, सुनरी, लरेना की बीवी और जंगी की पुतोहू। ये चारों ही गांव में बैस्कोप का गीत गाना जानती है। गाड़ी की लीक धन खेतों के बीच होकर गई। चारों ओर गोने की साड़ी की खसखसाहट जैसी आवाज होती है। बिरजू की माँ के माथे के मांग टीके पर चांदनी छिटकती है। अच्छा, अब एक बेस्कोप का गीत गा दो चंपिया। डरती है काहे? जहां भूल जाओगी बगल में मास्टरनी बैठी ही है। दोनों पुतोहू ने तो नहीं, किंतु चंपिया और सुनरी ने खकार कर गला साफ किया। बिरजू के बाप ने बैलों को ललकारा, चल भैया चल, और जरा जोर से। का रे चंपिया, नहीं तो मैं बैलों को धीरे चलने को कहूँगा। जंगी की पुतोहू ने चंपिया के कान के पास घूंघट ले जाकर कुछ कहा और चंपिया ने धीमे से शुरू किया, चंदा की चांदनी। बिरजू को गोद में लेकर बैठी उसकी माँ की इच्छा हुई कि वह भी साथ साथ गीत गाए। बिरजू की माँ ने जंगी की पुतोहू को देखा। धीरे धीरे गुनगुना रही है वह भी। कितनी प्यारी पुतोहू है। गोने की साड़ी से एक खास किस्म की गंध निकलती है। ठीक ही तो कहा है उसने। बिरजू की माँ बेगम है, लाल पान की बेगम। यह तो कोई बुरी बात नहीं, वह सचमुच लाल पान की बेगम है। बिरजू की माँ ने अपनी नाक पर दोनों आंखों को केंद्रित करने की चेष्टा करके अपने रूप की झांकी ली। लाल साड़ी की झिलमिल किनारी, मांग टिका पर चांद। बिरजू की माँ के मन में अब और कोई लालसा नहीं, उसे नींद आ रही है। दोस्तों, तो अभी आप सुन रहे थे फणीश्वर नाथ रेणु जी की लिखी कहानी लाल पान की बेगम। आपने देखा होगा कि ताश की गड्डी में एक लाल पान की बेगम का पत्ता होता है, जो प्रतीक है सुंदर, आकर्षण, जिम्मेदार, कुशल गृहिणी, आदर्श पत्नी और प्यार करने वाली माँ का। इन्हीं गुणों के कारण बिरजू की माँ को लाल पान की बेगम के नाम से संबोधित किया गया है, जो सर्वथा उचित भी है। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और कल फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।